हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें हिंदी पूछी जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट में बताइएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, निपात। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो वे शब्द। संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। जिन शब्दों का प्रयोग वाच्य को श्रव्य भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दु, वि, अव, सभी। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? दु, धन, व्यवहार। व्यवहार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? वि, धन, अव, हार। अवहार में देखिए अव जो है उपसर्ग है और हार आपका मूल शब्द है। तो इसमें कितने उपसर्ग है? 1, 2, 3 उपसर्ग है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 ऑप्शन दिया गया है। जब भी आपको उपसर्ग या प्रत्यय निकालना हो तो आप लोग क्या करिए, पहले शब्द में जो मूल शब्द है उससे देखिए। इसमें मूल शब्द क्या होगा? अभिधन आगत। अभिधन आगत हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। आगत जो है ये क्या है? आपका मूल शब्द है। आगत क्या है? मूल शब्द है। और उपसर्ग आपको पता है कि शब्द के आदि में यानी पहले लगता है। तो अभी क्या हो गया? अभी आपका उपसर्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पद्यांश होता है या पदांश होता है? बताइए प्रत्यय क्या है? प्रत्यय और उपसर्ग दोनों जो है वो क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश होता है। प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय। और उपसर्ग जो है वो कहाँ लगता है? तो उपसर्ग आपका जो है वो शब्द के आदि में लगता है। शब्द के आदि यानी प्रारंभ में लगता है उपसर्ग। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। छलिया में कौन सा प्रत्यय है? तो इया प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इया। लिखाई में लिख जो है आपका मूल शब्द है और आई जो है वो क्या है? प्रत्यय है। सुहावना में कौन सा प्रत्यय है? आवना प्रत्यय है। तो आवना, आई और इया किस ऑप्शन में है? बताइए किस ऑप्शन में है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। उसने कहा और मैं मान गया। इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है। उसके कहने से मैं क्यों मानूं? मैं मान गया उसके कहने से। उसके कहने से मैं मान गया। जैसे ही उसने कहा वैसे ही मैं मान गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसने कहा और मैं मान गया। तो ये तो फर्स्ट आपका नहीं होगा कि उसके कहने से मैं क्यों मानूं, वो तो मान गया ना, तो ये नहीं होगा। मैं मान गया उसके कहने से, ये भी गलत है। उसके कहने से मैं मान गया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलो। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी प्रतिकूल हो जाती है, तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल दिया हुआ है। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेम यही वाक्य है। जब परिश्रम किया जाता है तो परिस्थिति भी प्रतिकूल हो जाती है। यहाँ पर भी देखिए क्या आया है, प्रतिकूल, यानी ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? देवनागरी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आई होप कि ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 29 सितंबर, 27 फरवरी, 14 सितंबर। बताइए कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। यहाँ पे रस दिया हुआ है और इधर आपका दिया हुआ है स्थायी भाव। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? क्रोध होगा। और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? कौन सा रस है आपको बताना है। अगर इसमें अलंकार पूछता तो मानो शब्द देख के आप लोग क्या बताते? उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो शब्द आ जाए जिसे पंक्ति में, वहां पे आप क्या लगाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन यहाँ पे आपसे रस पूछा गया है, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। तो क्या यहाँ पे शोक व्यक्त किया जा रहा है? नहीं। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है। तो क्या यहाँ पे विस्मय व्यक्त किया जा रहा है? नहीं।
रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। उस काल मारे क्रोध के, क्रोध आया है ना, यानी क्रोध किया जा रहा है, तो कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो, वहाँ होता है उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तु के संशय होने का भाव हो, वहाँ पे आपका संदेह अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अतिशयोक्त अलंकार में बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। काली घटा का घमंड घटा उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार? काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा यानी बादल, काले बादल, और का घमंड घटा, घटा यानी कम हो गया। तो दोनों शब्द का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग हो, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की ट्रिक क्या है? जब वाक्य में आपका जानो आ जाए, मानो आ जाए, जनु आ जाए, मनु आ जाए, मनहु आ जाए, जनहु आ जाए, ये शब्द जिस वाक्य या पंक्ति में आ जाए, वहाँ पे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। उपमा अलंकार सा आ जाए, सी आ जाए, सरिस आ जाए, तो आप क्या लगाएंगे? उपमा अलंकार। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास आदि जो हैं आपके भक्ति काल के संत कवि हैं। किस काल के? भक्ति काल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो नरपति नाल, चंद्रबरदाई, विद्यापति, सरहपा। और रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो केशवदास, बिहारी और भूषण। कौन कौन से? केशवदास, बिहारी और भूषण। आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला जी और मैथिली शरण गुप्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुनाहों का देवता के रचनाकार है अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? गुनाहों का देवता। तो ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती बिल्कुल सही है। अमृतलाल नागर की प्रसिद्ध रचना जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है वो है महाकाल। कौन सी रचना है? महाकाल। और मोहन राकेश की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो आषाढ़ का एक दिन। क्या है? आषाढ़ का एक दिन। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी कर दीजिए। जिनका एग्ज़ाम पास में होने वाला है उन तक की वीडियो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिए। ये वीडियो उनके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है?
संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है, जिसमें इंग्लिश आपकी नहीं है। ये याद रखिएगा कि 22 भाषाओं में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो नहीं है। तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताइए। तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं? तरणी कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निर्भय, दोनों, हवा, अग्नि, पढ़ना, पढ़ाना, दोनों, निर्भय। अभय यानी जो डरे नहीं, उभय जो दोनों में हो, तो उभय मीन्स होता है दोनों, अभय मीन्स होता है निर्भय, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो बिल्कुल सही है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़ों को पहचानिए। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या, दिन, दिवस। दिन दिवस देखिए ये समानार्थी शब्द है। शाम और संध्या ये भी समानार्थी शब्द है। संसार और जगत ये भी क्या है? समानार्थी शब्द है। अपेक्षा और उपेक्षा जो है ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धवल का अनेकार्थी है। धवल मीन्स क्या होता है? स्वच्छ, साफ, सफेद। तो इसका अनेकार्थी शब्द क्या होगा? निष्कलंक, आकृति, संख्या, बादल। धवल मीन्स बादल नहीं होगा, न संख्या होगा, न आकृति होगा। ऑप्शन नंबर 1 निष्कलंक सही है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि, बड़वानल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है, बताइए। अवीरा, अबला, असहाय, अकल्या। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहते हैं? अवीरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। कौन सा वर्ग शुद्ध है, बताइए। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। देखिए महेश, भूतेश और सतीश ये जो है ये भगवान शिव के पर्यायवाची है, लेकिन रमेश जो है ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची है। किसके? भगवान विष्णु। अग्नि, पावक, अनल ये आग के पर्यायवाची है। पिशुन मीन्स होता है चुगलखोर, जो चुगल यानी चुगली करते हैं उससे क्या कहते हैं? पिशुन। शोर, दिनकर, रवि ये जो है सूरज के पर्यायवाची है। तरुण मीन्स क्या होता है? तो ये गलत है आपका, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1 आपका जो है सही है। ये सभी जो है सिंह के पर्यायवाची है, यानी शेर के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द निर्वाण का पर्यायवाची है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। निर्वाण का पर्यायवाची क्या होगा? सखा, प्रवंचना, समर, मोक्ष।
निर्वाण प्राप्त हो गया, यानी मोक्ष प्राप्त हो गया। क्या होता है? मोक्ष। ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। कौन विलोम युग में है? असीम, ससीम, विवेकी, अविवेकी, दुखी, श्वेत, प्रस्थान, आगमन। बताइए कौन सा युग में विलोम युग में गलत है, आपको ये बताना है। कौन सा विलोम युग में गलत है? तो असीम का विलोम ससीम होता है, बिल्कुल सही है। विवेकी का अविवेकी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रस्थान का आगमन होता है, सही है। दुखी का क्या होगा? सुखी होगा। दुखी का विलोम शब्द सुखी होगा, लेकिन यहाँ पे श्वेत दिया है तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विलोम युग में गलत है? मोक, वाचाल, ऐश्वर, अनश्वर, छली, बहिरंग, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। मोक का वाचाल होता है, बिल्कुल सही है। ऐश्वर का अनश्वर होता है, ये भी सही है। छली का बहिरंग होता है, नहीं। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? अंतरंग हो जाएगा। और छली का क्या हो जाएगा? निश्चल। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर करते हैं हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बना सकें। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? हल्दी, हरिद्रा, अफीम, अहिफेन, अदरक, आद्रक, सेठ, श्रेष्ठ। हल्दी का हरिद्रा होता है, बिल्कुल सही है। अफीम का अहिफेन होता है, ये भी सही है। अदरक का अदरक, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो गलत है। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 4। यथा रुचि में समास है, कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है एक दूसरे के विलोम होते हैं। क्या होते हैं? विलोम होते हैं। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है। तो यथा रुचि, यथा क्या है? आपका उपसर्ग है। जैसे यथा संभव, यथा समय, यथा से हम कई सारे शब्द बना सकते हैं, तो यथा उपसर्ग हो गया। प्रथम पद उपसर्ग किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थ की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद जो है एक दूसरे के विलोम होते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसका अर्थ जो है वो प्रधान होता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह कहलाता है अव्यय, प्रत्यय, समास, संधि। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और शब्दों के मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है समास का विलोम। प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय जो है वो शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश होता है। उपसर्ग जो है वो भी शब्दांश होता है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग बताइए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।